हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। जब अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अपन अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए कॉस्ट बुक्स, और सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए अपन फाइनेंशियल बुक्स मेंटेन करते हैं। मान लीजिए अपन ने अपनी कंपनी ने मटेरियल परचेज करा है, तो परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री अपन कॉस्ट बुक्स में भी करेंगे और फाइनेंशियल बुक्स में भी करेंगे। मगर जब अपन मटेरियल इशू करते हैं स्टोर से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो इशू ऑफ मटेरियल की एंट्री केवल अपन कॉस्ट बुक्स में करते हैं, फाइनेंशियल बुक्स में नहीं करते, क्योंकि अपन फाइनेंशियल बुक्स में वो एंट्रीज करते हैं जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड होती है ट्रांजेक्शन्स की। मगर कॉस्ट बुक्स में अपन इंटरनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, जिससे कि अपन को पता लग सके कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी टोटल कॉस्ट क्या आई है, जिससे कि अपन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। मगर जब अपन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स दोनों बुक्स को अपन मर्ज करके एक सिंगल बुक मेंटेन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स। तो इसके कारण अपना एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम सेव हो जाता है, और अपन को बार बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता कॉस्ट बुक्स में और फाइनेंशियल बुक्स में। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो पहला अपना केस है जिसके अंदर अपन मटेरियल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज देखेंगे। यहाँ पे अपन ने तीनों केसेस लिए हैं। फाइनेंशियल बुक्स में अपन क्या एंट्री करेंगे, कॉस्ट बुक्स में क्या एंट्री करेंगे और इंटीग्रेटेड बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन फाइनेंशियल बुक्स की देखते हैं। अपन ने मटेरियल यदि परचेज करा है तो सिंपल एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर्स। मगर जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं, तो मटेरियल परचेज करा है तो स्टोर में मटेरियल इंक्रीज हो गया, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। और कैश और क्रेडिटर्स अपने असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, जो अपन कॉस्ट बुक्स में कंसिडर नहीं करते। उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं अपन इंटीग्रेटेड बुक्स की। इंटीग्रेटेड बुक्स में कभी भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आता। तो इसकी जगह जो आपने फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री करने के लिए लिया है, वो अपन एज इट इज इंटीग्रेटेड बुक्स में रख देंगे। इसलिए अपनी परचेज और मटेरियल की क्या एंट्री हो जाएगी, मटेरियल परचेज करा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस में यदि कैश में परचेज करा है तो टू कैश आ जाएगा, और यदि क्रेडिट में परचेज करा है तो टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। बहुत सिंपल है, केवल अपन को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हटाना है और उसकी जगह जो फाइनेंशियल बुक्स में अपन ने एंट्री कर रही है वो लिखना है अपन को। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ मटेरियल। अब अपन ने मटेरियल रिटर्न करा है सप्लायर को, क्योंकि या तो वो डैमेज कंडीशन में था या फिर उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी। तो अपनी फाइनेंशियल बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री होती है कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब मटेरियल स्टोर से चला गया तो कॉस्ट बुक्स में अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और कैश और क्रेडिटर्स की जगह क्या आ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और वापस से वही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपन इंटीग्रेटेड बुक्स में कंसिडर नहीं करते, तो एज इट इज आ जाएगा अपना कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इंटीग्रेटेड बुक्स में। नेक्स्ट आता है, अब वो सारी एंट्रीज लेंगे जो अपन कॉस्ट बुक्स में ही करते हैं, फाइनेंशियल बुक्स में नहीं करते। जैसे मटेरियल अपन इशू करते हैं स्टोर से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल बुक्स में इनकी एंट्रीज नहीं होती। अब मटेरियल अपन ने इशू करा है प्रोडक्शन में, डायरेक्ट मटेरियल है, तो उस केस में अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट कंसिडर करते हैं। अब यदि मटेरियल प्रोडक्शन में जा रहा है तो अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और स्टोर से जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्योंकि ये एंट्री केवल कॉस्ट बुक्स में कर रहे हैं इस, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो एज इट इज यही एंट्री अपनी इंटीग्रेटेड बुक्स में हो जाएगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल अपन इशू कर रहे हैं जॉब्स और फैक्ट्री में। जब अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो WIP यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो फैक्ट्री यूज करते हैं। तो अब सेम एंट्री हो जाएगी कॉस्ट बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स में। मटेरियल जा रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट।
नेक्स्ट में मटेरियल जा रहा है अपना ऑफिस और एडमिन डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल, तो अपने एंट्री हो जाएगी ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। 6 ट्रांजेक्शन में इनडायरेक्ट मटेरियल अपन ने इशू करा है सेलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये पैकेजिंग से रिलेटेड मटेरियल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, स्टोर से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री है ट्रांजेक्शन 7 है अपना, मटेरियल अपन ने ट्रांसफर करा है जॉब नंबर 5 से जॉब नंबर 7 को, तो जब मटेरियल जहां पे जाता है उसको अपन डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी जॉब नंबर 7 अकाउंट डेबिट टू जॉब नंबर 5 अकाउंट, और एज इट इज सेम एंट्री अपनी इंटीग्रेटेड बुक्स में आ जाएगी। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब अपन ने सप्लायर से जो रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करा था उसका अपन को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स का यदि पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटीज होती है, उसका पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को अपन डेबिट करते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्रेडिटर्स भी अपनी लाइबिलिटीज होती है, वो अपन कॉस्ट बुक्स में कंसिडर नहीं करते, तो उसकी जगह अपन GLA लिखते हैं, और कैश अपना असेट होता है और असेट को भी कंसीडर नहीं करते, उसके लिए भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। इसलिए दोनों ही केस में अपने डेबिट और क्रेडिट में GLA आ रहा है, इसलिए अपन कॉस्ट बुक्स में पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स की एंट्री नहीं करते, इसलिए एज इट इज यही एंट्री अपनी इंटीग्रेटेड बुक्स में आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है इंटीग्रेटेड बुक्स में एंट्री करना, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इंटीग्रेटेड बुक्स में नहीं आएगा। यदि कॉस्ट बुक्स में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपन ने लिख रखा है तो उसकी जगह अपन वही एंट्री कर देंगे जो फाइनेंशियल बुक्स में आती है। नेक्स्ट आती है अपनी ट्रांजैक्शंस वेजेस और सैलरी से रिलेटेड। यदि अपन ने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस देते हैं तो ये अपने लिए एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन, पहला ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे अपन ने वेजेस पे करी है या इनकर्ड करी है, एक ही चीज होती है। अब वेजेस अपना एक्सपेंस होता है तो सिंपल एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फाइनेंशियल बुक्स के अंदर। अब कॉस्ट बुक्स के अंदर अपन क्या एंट्री करेंगे, वेजेस के साथ अपना एक वर्ड ऐड हो जाता है, कंट्रोल वर्ड सारे एक्सपेंसेस के साथ, तो पेमेंट ऑफ वेजेस की अपनी एंट्री हो जाती है कॉस्ट बुक्स में वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह आ जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपन इंटीग्रेटेड बुक्स में कंसिडर नहीं करते, तो अपनी सिंपल पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री हो जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इंटीग्रेटेड बुक्स में। अब यहाँ पे अपन को वेजेस चार्ज करनी है, तो चार्जिंग ऑफ वेजेस की एंट्री फाइनेंशियल बुक्स में नहीं आती, ये केवल कॉस्ट बुक्स में आती है। तो अपन डायरेक्ट वेजेस जब चार्ज करते हैं तो अपन WIP यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं, तो अपन क्या करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डेबिट कर देते हैं, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है चार्जिंग ऑफ वेजेस के केस में, तो अपनी एंट्री आ जाती है इंटीग्रेटेड बुक्स में WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है, अब अपन को इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज करनी है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस टू फैक्ट्री, जो इनडायरेक्ट वेजेस अपन उन वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम तो कर रहे हैं मगर डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो अपन उसको चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड से, तो अपनी एंट्री हो जाती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट अपन इनडायरेक्ट वेजेस अपन उन वर्कर्स को देते हैं ऑफिस से, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अपन ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से चार्ज करते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाती है ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और सेलिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको यदि वेजेस अपन देते हैं तो अपन डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाती है सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यानी जिस डिपार्टमेंट में वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम करते हैं उस डिपार्टमेंट को अपन डेबिट कर देते हैं, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को पेमेंट के केस में अपन ने डेबिट कराया और चार्जिंग के केस में अपन क्रेडिट कर देते हैं, तो एंट्री हो जाती है चार्जिंग के केस में ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है अपनी एंट्रीज ओवरहेड से रिलेटेड। अब यहाँ पे अपन उसके पहले एक फ्लो चार्ट समझेंगे कॉस्ट बुक से रिलेटेड। जब भी अपन कॉस्ट बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन सबसे पहले 3 अकाउंट्स ओपन करते हैं, मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस और सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट,
और फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। यहाँ पे अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं अपन ऑफिस एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट ओवरहेड होता है अपना कंपनी का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इन दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यहाँ पे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अपन कैलकुलेट करते हैं और उसको भेजते हैं अपन कॉस्टिंग P&L के अंदर, और सेल्स को भी अपन कॉस्टिंग P&L के अंदर भेजते हैं जिससे कि अपन कॉस्ट बुक्स में कितना प्रॉफिट आया है ये अपन कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले अपन जब बात करें फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस या चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अपन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। ऑफिस ओवरहेड की बात करते हैं तो ये अपन चार्ज करते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से। और सेलिंग ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। एक बार यदि आपने ये फ्लो चार्ट याद कर लिया तो सारी एंट्रीज बहुत सिंपल हो जाएगी। सबके बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट 3 अकाउंट्स के बैलेंसेस WIP में, नेक्स्ट 2 अकाउंट्स के बैलेंसेस WIP और एडमिन के बैलेंसेस फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, और सेलिंग ओवरहेड और फिनिश स्टॉक के बैलेंसेस अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। अब अपनी जो एंट्रीज है ओवरहेड से रिलेटेड, सबसे पहले अपन बात करें ओवरहेड्स की, तो ये अपना कंपनी का एक्सपेंस होता है और सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड यदि इनकर्ड या पे करा है अपन ने तो सिंपल एंट्री होती है फाइनेंशियल बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश की जगह कॉस्ट बुक्स में आ जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और ओवरहेड के साथ एक वर्ड ऐड हो जाता है कंट्रोल वर्ड। तो कॉस्ट बुक्स में एंट्री हो जाती है अपनी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर हट जाता है इंटीग्रेटेड बुक्स में। सिंपल एंट्री हो जाती है अपनी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड। जैसे अपन ने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, फैक्ट्री ओवरहेड अपन रिकवर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो अपन एंट्री कर देते हैं कॉस्ट बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स में WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब जब अपन ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड पे करेंगे वही सिंपल एंट्री हो जाएगी ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश फाइनेंशियल बुक्स में, और कैश की जगह आ जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट बुक्स के अंदर, और इंटीग्रेटेड बुक्स में एंट्री आ जाती है ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह आ जाता है वापस से कैश अकाउंट। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड। अब यहाँ पे अपन ने ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड और चार्ज करते हैं अपन फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो अपनी एंट्री हो जाती है कॉस्ट बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स में फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड पे करा है अपन ने। अब जब अपन सेलिंग ओवरहेड पे करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश की जगह अपन कॉस्ट बुक्स में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देते हैं, और इंटीग्रेटेड बुक्स में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हट जाएगा। तो अपनी एंट्री हो जाएगी इसके अंदर सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब अपन सेलिंग ओवरहेड चार्ज करते हैं तो वो अपन कॉस्ट ऑफ सेल से चार्ज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड बुक्स और कॉस्ट बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी क्योंकि अपन ये एंट्री फाइनेंशियल बुक्स में चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स की नहीं करते। तो अपनी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज होती है जो मटेरियल वेजेस और ओवरहेड से रिलेटेड नहीं होती। सबसे पहली एंट्री होती है अपनी मटेरियल अपन ने परचेज करा है स्पेशल जॉब के लिए। अब यहाँ पे अपन ने कोई प्रोडक्ट के लिए अपन को मटेरियल चाहिए। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है तो अपन उसका मटेरियल स्टोर में नहीं भेज के डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में ही मंगा लेंगे। तो उस केस में जब अपन फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री करेंगे तो वहां पे तो सिंपल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश इन केस ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। मगर जब अपन कॉस्ट बुक्स में एंट्री करेंगे तो स्टोर में मटेरियल नहीं जा रहा, डायरेक्ट प्रोडक्शन में जा रहा है। और प्रोडक्शन में अपना कौन सा नाम होता है अकाउंट का, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसको अपन ने डेबिट कर दिया, और कैश की जगह क्या आ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इंटीग्रेटेड बुक्स में GLA हट गया। तो अपनी एंट्री क्या हो गई स्पेशल मटेरियल, यदि स्पेशल जॉब के लिए अपन ने मटेरियल परचेज करा है
तो इंटीग्रेटेड बुक्स में एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है फिनिश स्टॉक प्रोड्यूस्ड। अब अपन ने प्रोडक्शन में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दिया, कंप्लीट हो चुका। अब अपन उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या है अपना अकाउंट का, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और वो जाता है अपना फिनिश स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के केस में फिनिश स्टॉक, जो अपने फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है वो गुड जाते हैं अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। और लास्ट है अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस केस में अपन जो अपने गुड्स बन के कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी अपन ने कंसीडर कर दिया, वो चले जाते हैं अपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो अपन एक एक एंट्रीज लेंगे। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट देखेंगे अपन। अपना फॉर्मेट वही रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जब मटेरियल जाता है फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो यहाँ से मटेरियल जा रहा है WIP से, तो इसको तो अपन क्रेडिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। और कहाँ पे जा रहा है, फिनिश स्टॉक में जा रहा है, तो इसको अपन डेबिट कर देंगे। तो जब अपन फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड की अपनी यदि क्वेश्चन के अंदर एंट्री पूछी जाए, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब जब फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट चला गया, तो यहाँ से अपने जो गुड्स है वो ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो अपने जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिनिश स्टॉक एट कॉस्ट। तो उस केस में कहाँ पे जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है, तो ये तो अपना डेबिट हो जाएगा और फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। तो उस केस में एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स के केस में गुड्स चले जाते हैं कॉस्टिंग P&L के अंदर, तो अपन डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को। तो अपनी एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब इन्हीं एंट्रीज को अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनिश स्टॉक प्रोड्यूस्ड। अब अपन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स पूरे मैन्युफैक्चर हो गए, उनको अपन को भेजना है फिनिश स्टॉक के अंदर, तो अपन ने डेबिट कर दिया। कॉस्ट बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स में सेम एंट्री हो जाएगी फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपन ने फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से भेज रहे हैं अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा और फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी यहाँ पे अपन ने सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी, और यहाँ पे अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट पता लग सके। तो अपन डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। तो अपनी एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अपनी सेल्स से रिलेटेड, तो सेल्स अपनी इनकम होती है एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो सिंपल अपनी फाइनेंशियल बुक्स में एंट्री होती है कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश और डेटर्स क्योंकि अपने असेट्स होते हैं उसकी जगह अपन GLA यूज करते हैं कॉस्ट बुक्स में, और वापस से इसको हटा के अपन इंटीग्रेटेड बुक्स में क्या एंट्री करते हैं अपन सेल्स और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है डेटर्स से अपन ने कैश रिसीव करा है, तो सिंपल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दोनों ही असेट्स है इसलिए कॉस्ट बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, और इंटीग्रेटेड बुक्स में एज इट इज सेम एंट्री हो जाएगी जो फाइनेंशियल बुक्स में है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लास्ट है अपने पास जनरल एंट्री, डेप्रीशिएशन अपन चार्ज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी से। तो जब अपन डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रीशिएशन लॉस होता है और सारे लॉसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो अपनी एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी कम होगी डेप्रीशिएशन चार्ज करने से। मगर जब अपन कॉस्ट बुक्स की बात करते हैं तो डेप्रीशिएशन अपन फैक्ट्री में मशीनरी होती है, तो फैक्ट्री को अपन एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि असेट है उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और इंटीग्रेटेड बुक्स में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हट जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रीशिएशन की ये एंट्री हो जाती है अपनी इंटीग्रेटेड बुक्स में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ने इस वीडियो में समझा
इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर अपन कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स, इन दोनों बुक्स के ट्रांजेक्शन्स को मर्ज करके एक सिंगल बुक मेंटेन करते हैं। और उसके बाद अपन ने इंटीग्रेटेड बुक्स में जनरल एंट्री समझी, मटेरियल से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड और ओवरहेड से रिलेटेड, और कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज थी वो अपन ने अदर एंट्रीज वाले टॉपिक में समझा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।